नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी ने हरियाणा के लिए 3 सीटों को छोड़ बाकी सभी पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई। ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट के मुकाबले बीजेपी ने जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को दंगल में उतारा है। पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। 2 मंत्रियों समेत 5 विधायकों के टिकट आज काट दिए गए। बीजेपी ने हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के चयन के जरिए 3 बड़े संदेश दिए हैं। पहला बड़ा संदेश है एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए मंत्रियों समेत कई विधायकों के टिकट काटना। दूसरा बड़ा संदेश है जातिगत समीकरणों को साधना, ओबीसी, जाट और ब्राह्मण पंजाबी वोटों पर खास तौर से नजर है। तीसरा बड़ा संदेश है महिलाओं और किसानों पर फोकस। अब तक महिलाओं को 10 टिकट बीजेपी ने दिए हैं। इसी के साथ आप एक नज़र ये भी डाल लेते कि बीजेपी का उद्देश्य क्या है, किस तरह से टिकट बांटे गए हैं। अब तक बीजेपी ने अपने मिशन हरियाणा में 87 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एंटी इनकम्बेंसी से टिकट भी बचने के लिए टिकट काटे गए हैं। 4 मंत्रियों समेत 14 विधायकों के टिकट यहां पर बीजेपी ने अभी तक काटे हैं। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो करीब 35% मौजूदा विधायकों के टिकट बीजेपी ने काट दिए। अब केवल 3 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं, महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद एनआईटी। बीजेपी ने हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग भी की है। इसमें अगर देखें तो ओबीसी के 17 उम्मीदवार बीजेपी ने अब तक उतारे हैं। अनुसूचित जाति के 17 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे। जाट 16, ब्राह्मण 11 बीजेपी ने अभी तक दिए हैं। पंजाबी 11, वैश्य 5, राजपूत 4, सिख 2, मुस्लिम 2 और बिश्नोई समाज से 2 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। कुछ खास बातें भी हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा के 2 मंत्रियों के टिकट आज बीजेपी ने दूसरी सूची में काट दिए। बड़खल से शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की जगह धनेश अदलखा को पार्टी ने टिकट दिया है। बावल से जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की जगह डॉक्टर कृष्ण कुमार को उतारा गया। गनौर से विधायक निर्मला रानी की जगह देवेंद्र कौशिक, पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश की जगह बिमला चौधरी, राय से विधायक और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की जगह कृष्णा गहलवात। पिछला चुनाव हारे 2 पूर्व मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। पिहोवा से कमलजीत अजराना ने टिकट वापस कर दिया। अजराना की जगह जय भगवान शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट के सामने कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया गया है। तो जैसा हमने बताया कि पिहोवा से बीजेपी के उम्मीदवार कमलजीत सिंह अजराना ने अपना टिकट वापस कर दिया। अब उनकी जगह जय भगवान शर्मा डीडी को टिकट दिया गया है। हमारे साथ कमलजीत अजराना जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। अजराना जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। एक तरफ तो बीजेपी में टिकटों के लिए मारामारी है, हमने देखा जिन्हें टिकट नहीं मिला वो रो रहे हैं। दूसरी तरफ आपने टिकट वापस कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे टिकट दिया। लेकिन आज मुझे ये जो पीवा सीट है ये 6 सीट है। उसके बाद जब पता चला कि वहां पर जय भगवान शर्मा को टिकट दे दी गई, इस बात का दुख भी है कि आज तक वहां से एमएलए सिर्फ सिख ही बनते आए हैं। वहां पर 68,000 सिखों की वोट है और वहां पर आज जैसे उसके बाद दे दी गई जय भगवान शर्मा जी को, हमें इस बात का दुख है। तो फिर आप लड़े क्यों नहीं? आपको तो टिकट दिया था पार्टी ने, फिर आपने वापस क्यों कर दिया? वापस करने के कई कारण हैं। एक तो जो लोकल वहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता था, जो लोकल वहां पर बीजेपी के लीडर थे, जो टिकटार्थी थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे और मैंने हाईकमान को इस बात की शिकायत भी की। लेकिन जिस तरह से उनसे बात करनी चाहिए थी हाईकमान को, उनसे वो उन्होंने नहीं किया और मैं इस बात से काफी हर्ट भी हुआ, क्योंकि मैं एक पारिवारिक लोग हूं और मैं समाज के साथ लेके चलने वाला आदमी हूं। वो सभी मेरे अपने भाई थे। तो जिस पार्टी में रहते हैं वो एक परिवार बन जाता है। जब परिवार ही विरोध करने लगे तो कहीं ना कहीं आदमी हर्ट होता है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? क्या पार्टी उम्मीदवार जो घोषित हुए हैं उनका समर्थन करेंगे? सर देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी को समर्पित हूं और पार्टी का जो भी कैंडिडेट दिया उसका साथ देंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आपने टिकट वापस क्यों किया है। और आज जो बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, बल्कि कहें कि अभी तक जो बीजेपी ने सारे उम्मीदवार घोषित किए हैं, पार्टी की रणनीति के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इसी को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जगदीप संधू जी, वरिष्ठ पत्रकार। जगदीप जी, स्वागत है आपका
एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं ये जो बीजेपी की रणनीति है, 3 बड़े संदेश देने का प्रयास बीजेपी ने किया है? सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं, जो सिटिंग मंत्रियों के एमएलएस के टिकट काटे गए, क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की काट कर पाएगी? नहीं अखिलेश जी, इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि वो एंटी इनकम्बेंसी की काट कर पाएगी। ये एक तरह से बीजेपी का अपना ही अंतर का भीतर जो उनकी रस्साकशी है उसको भी दर्शाता है। देखिए यहाँ बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको जो जो आगे ठीक काम करते थे, जैसे बावल की टिकट है डॉक्टर बनवारी लाल की, वो मंत्री भी हैं, और उनकी टिकट काट दी गई है। और इस तरह से ये जो एक रस्साकशी है ये उसको दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो अलग अलग पावर सेंटर्स हैं उनकी भीतर किस तरह का तालमेल नहीं। अब जैसे आपने बात की इनसे, अजराना जी से, अब इनका कहना है कि मैंने टिकट वापस कर दी, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि इनसे टिकट वापस करवाई गई। जैसे उन्होंने अभी कहा कि मुझे दुख है कि वहां जो शर्मा को, डीडी भगवान दास जय भगवान शर्मा को टिकट दे दी गई है, किसी पंडित चेहरे को टिकट दे दी गई, हमें दुख है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, उनका समर्थन भी करूंगा। तो ये जो भीतर घात है ये दिखाई नहीं दे रही है धरातल पे, लेकिन ये है भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा। और अभी अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से संतोष यादव का इस्तीफा आया है और लोगों के इस्तीफे आ रहे हैं, इस लिस्ट के बाद अब देखिएगा कि जो बाकी बचे हुई काफी लोग हैं, ऑलरेडी 15-17 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दिग्गज थे। और जब रामविलास शर्मा की जो टिकट रहती है, उसके अलावा सिरसा की जो टिकट रहती है, उसके अलावा एनआईटी की जो टिकट रहती है, तो वहां कंवरपाल गुर्जर जो है, कृष्णपाल गुर्जर, वो अपने बेटे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इधर रामविलास शर्मा कर रहे हैं, उधर वो विनोद कांडा वाली गोपाल कांडा का वो जो इनका तालमेल नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से ये सारा अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी, मुझे नहीं लगता कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी को कहीं काउंटर करने की बात है, ये तो बल्कि ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। दूसरा जो विषय था, जातिगत समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने की, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से टिकट बांटे गए हैं। जो हमने आंकड़े बताए कि ओबीसी को सबसे ज्यादा 17 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। तो ये रणनीति बिल्कुल साफ दिख रही है कि ओबीसी, जाट और दलित वोट पर खासतौर से ध्यान, साथ ही साथ ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य, इनको भी बराबर के टिकट। देखिए अखिलेश जी, जहां तक सोशल इंजीनियरिंग शब्द का सवाल है, बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग इज ए नेगेटिव टर्म। ये एक नेगेटिव सोशल ऑर्डर होता है, जहां भी समाज है उसमें सोशल ऑर्डर है। और हरियाणा का जो समाज है उसमें अलग अलग जातियों का अलग अलग प्रतिनिधित्व है। उस प्रतिनिधित्व को देखने का, उसका संतुलन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी की है और अब भी कर रही है। जहां तक जाट और अन्य जातियों का सवाल है, तो उसमें आप देखिए कि जो जाट जाति के अच्छे बड़े चेहरे थे, पिछले 10 सालों में धीरे धीरे करके उनको साइडलाइन कर दिया गया। और कल जब टोहाना में नामांकन करने गए थे देवेंद्र बदली, तो सुभाष बराला को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। वो बड़ा जाट चेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, इस तरह से बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको एक तरफ तो किनारे किया हुआ है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जाट और सभी वर्गों को। अब जैसे यादव वर्ग, अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यादव समाज जो है बहुत बड़ा समाज है। और जिस प्रकार से राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी को अब के एक तरह से थ्रेट किया कि इस इलाके से मुख्यमंत्री होना चाहिए, उधर राव नरबीर हैं, उन्होंने जिस तरह से जाके और वो गृह मंत्री से मिले और टिकट ले आए। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में अभी काबू नहीं आ रही हैं। और लगता ऐसे है कि ठीक है, ये एक बांट दी गई है टिकटें, लेकिन ये जो जन प्रतिनिधित्व है अलग अलग सामाजिक वर्गों का, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो संतुलन बना रहे। ठीक है, एक आखिरी संदेश जो बीजेपी शायद देना चाहती है वो है महिलाओं को, किसानों को भी 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है अभी तक के जो घोषित किए गए हैं। ये आप इसको किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं को, किसानों को भी खासतौर से बीजेपी एक संदेश देना चाह रही है? अब महिलाओं को और किसानों को अगर वो संदेश देना चाहती है तो सबसे पहले तो उनको कविता जैन को मना लेना चाहिए था। उसके अलावा फिर संतोष यादव जो है, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव जीती थी, डिप्टी स्पीकर रही है, उनको मना लेना चाहिए था। तो ये देखिए, अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से
जो चीजें हो रही हैं उसमें संदेश देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो समानांतर संदेश उधर से भी निकल के आता है कि अभी लतिका शर्मा है, उनको हटा दिया वहां कालका से, उनकी टिकट कट गई। तो ये आप देखिए कि किस प्रकार से तीन बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले कितने वर्षों से रहे हैं, उनको हटा दिया गया, उनकी टिकट काट दी गई। तो इस संदेश को अब किस तरह से देखा जाए, ये किस तरह से पढ़ा जाए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि नए जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, जिनको टिकट मिला है, वो बिल्कुल उत्साहित होंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से एक संदेश जरूर देने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, उनकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, उनकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए हमने उनको टिकट दिया है। लेकिन जहां तक किसानों की बात आती है, तो किसानों के लिए भले ही वो कितनी भी बात कर लें, लेकिन जो आक्रोश किसानों में है और किसानों के प्रति जिस प्रकार का रवैया रहा और जिस तरह से दमन उनके अलग अलग जिला स्तर पे किए गए, तो मुझे नहीं लगता कि किसान वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं आगे बढ़ेगा या उसके पक्ष में खड़ा होने की भी सोचेगा। आज जो धरातल पे जितना बड़ा आक्रोश किसान वर्ग में है, भले वो किसी भी जाति से हो, क्योंकि किसान सभी जातियों के हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोशिश इनकी है, लेकिन वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका अपना व्यवहार उस क्षेत्र में क्या रहा, उसका जन प्रतिनिधि होने के नाते उस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ कैसा संपर्क और सामंजस्य है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में सफल हो पाती है या नहीं सफल हो पाएगी। शुक्रिया आपका जगदीप जी इस तमाम चर्चा के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि बीजेपी ने जो 3 बड़े संदेश देने का प्रयास किया है उसके पीछे पार्टी की रणनीति क्या है। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जंग का घरों परिवारों के भीतर भी असर देखा जा रहा है। हरियाणा में चौटाला परिवार सियासी तौर पर काफ़ी मजबूत माना जाता है, लेकिन इस बार दूसरी राजनीतिक पार्टियों से मुकाबला करने के बजाय परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत की दावेदारी की ऐसी जंग छिड़ी है कि कहीं दादा पोते के बीच मुकाबला है तो कहीं चाचा भतीजे आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सिरसा से रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। सिरसा के डबवाली विधानसभा में जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। चौटाला परिवार की परंपरागत सीट रही डबवाली विधानसभा से इस बार दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय चौटाला की मां नैना चौटाला यहां से 2 बार लगातार चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार उनके बेटे दिग्विजय चौटाला अपने ही चाचा आदित्य चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी लड़ाई में दिग्विजय चौटाला को आजाद समाज पार्टी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद का साथ मिला है, लेकिन उनके अपने चाचा अभय चौटाला और आदित्य चौटाला विरोध में हैं। कोई भी चुनाव हो उसमें चुनौती रहती है, सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, सब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और डबवाली हमारा गृह क्षेत्र है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में घर के और खून के रिश्ते घर तक सीमित होते हैं, राजनीतिक रिश्ते जो है वो जनता से बनाए जाते हैं। दिग्विजय चौटाला का चुनाव प्रचार करने चंद्रशेखर आजाद डबवाली पहुंचे हैं। वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे चाचा आदित्य चौटाला को अपने भाई इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला और पंजाब के बादल परिवार का समर्थन मिला है। आदित्य चौटाला 10 साल तक बीजेपी में रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट काटा तो वो बागी हो गए। अब इनेलो के टिकट पर भतीजे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में हैं। अब डबवाली की सियासी लड़ाई तय करेगी कि देवीलाल चौटाला का असली वारिस यहाँ से कौन है। मेरा तो बहुत प्यारा है, वो मेरा छोटा भतीजा है। मुझे अब अपने से छोटे भतीजे बहुत प्यारे हैं और हाँ, गोद में खिलाया, बहुत साथ रखा है। वो कह रहा है कि अबे चौटाला में घमंड है, आम लोग नहीं कह रहे। उसकी आपको जानकारी नहीं है, उसके पिता अजय चौटाला यहाँ से एमएलए थे 2009 में। 2014 में उसकी माता एमएलए थी नैना चौटाला। जब 2019 में चुनाव लड़ा वो यहाँ से भाग गए, हल्का छोड़ गए, उन लोगों को छोड़ गए जिन लोगों ने उनके पिता को जिताया, उनकी माता को जिताया। आज तक कभी भी उनके पिता 5 साल जीतने के बाद लोगों में नहीं आए
किसी ने अजय चौटाला को 5 साल एज MLA इस हल्के में नहीं देखा। किसी ने 5 साल नैना चौटाला को इस हल्के में नहीं देखा। लेकिन चौटाला परिवार के अंदर की सियासी लड़ाई यही नहीं रुकी है। यहां से 40 किलोमीटर दूर रानिया विधानसभा में चौटाला परिवार के दादा पोते एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रहने के बाद जब उनका टिकट कटा तो रंजीत चौटाला अपने ही पोते के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। रंजीत चौटाला के सामने INLD सुप्रीमो अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। रंजीत चौटाला कहते हैं कि अर्जुन चुनाव भले ही लड़ रहे हों लेकिन उनको जीतना नहीं है। अभी मेरे जो पीछे चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें ये इशू आया था कि देवीलाल फैमिली के 3 खड़े हो रहे हैं। मैं खड़ा था, 2 हमारी पुत्रवधुएं सामने खड़ी थी, बच्चे थे घर के, खड़े हो गए। मुझे 5 लाख 9 हज़ार है, उन्हें 22 हज़ार वोट आए। तो लोग तय करेंगे ना किसको देंगे। देवीलाल के नाम का वोट बैंक है, किसको ट्रांसफर होगा लोग करेंगे। हम सामाजिक कोई रिश्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चुनाव लड़ने के बाद में फिर हम इकट्ठे ब्याह शादियों में सब इकट्ठे होते हैं। वैसे तो कई सालों से चौटाला परिवार के कई सदस्यों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। देवीलाल की पार्टी इनेलो के 2 फाड़ होने की वजह भी यही रही है। चौटाला परिवार के सियासी रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्वर्गीय देवीलाल चौटाला भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। फिर उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी CM रहे हैं। ये जो कोठी आप देख रहे हैं, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला रहते हैं और इस कोठी के ठीक बगल में इनके जो बाबा हैं, दादा हैं यानी रंजीत चौटाला, उनकी कोठी है। और यहाँ से बामुश्किल 2 किलोमीटर दूर अभय चौटाला की कोठी है। आसपास ये परिवार के लोग रहने के बावजूद जो सियासी दूरियां हैं वो हरियाणा की राजनीति को लेकर खासी गहरी हैं। सिरसा से राजेंद्र संधू और रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन के समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नवीन जिंदल भी पहुंचे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की लहर है। वे लाडवा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के मेवा सिंह से है। इससे पहले उन्होंने भी हाल ही में करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। Sir, welcome to NDTV. So we have seen a huge number of the supporters. They are welcoming. They are along with you to give a very strong message. So what do you want to say? क्या कहना चाहते हैं? आज लाडवा की सरदारी का जो आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, वो गजब का उत्साह आशीर्वाद अपने बेटे को देने के लिए आए हैं। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। तो बिल्कुल 8 अक्टूबर को कोई संशय नहीं, आपके सामने है कितना जोश और उत्साह लोगों के अंदर। बीजेपी को क्या कोई चुनौती है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आप एक प्रदेश में जा रहे हैं। बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है। आज आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत व्यस्त है और कितना हजूम लोगों का उमड़ रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। कल आपको लगता है पॉलिटिकल सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल? बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सभी को समझा करके काम में लगेंगे। तीसरी बार बड़ी एक सर लास्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत कम टाइम मिला है, कोई थोड़े से काम बता दीजिए जो लोगों के लिए किया है। 5 साल का अभी आगे कार्यक्रम है। हमने अब अभी भी आपने बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। किसानों को पूरी फसल एक दाना MSP पर खरीद रहे हैं। लंबे काम हमने किए। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।